लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता बनेगा। लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होता है, नीचे लिखना आप लोग साल का अंतिम दिन लिखोगे। अगर 31 दिसंबर फॉलो करो तो 31 दिसंबर, मार्च फॉलो कर रहे हो तो क्या लिखेंगे, मार्च लिखेंगे। चलो मैं मार्च मान लूँ कि दिसंबर मान लूँ, चलो मैं दिसंबर ले लेता हूँ कि ज्यादातर क्वेश्चन दिसंबर वाले मिलेंगे अपन को। तो 31 दिसंबर फलाना फलाना साल को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग लिखते हैं ना 31 मार्च या 31 दिसंबर को फलाने साल को समाप्त होने वर्ष के हेतु, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका ये कि ये जो खाता बनाया जा रहा है ना, साल में एक बार बनाया जा रहा है। कब बनाया जाता है? साल के अंत में। मतलब इसमें जो भी मदों की आप एंट्री करोगे वो साल भर के मदों की एंट्री करोगे, महीने की नहीं, किसकी, साल भर की एंट्री करोगे। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। अब देखो यहाँ पेपर लिख लेते हैं, इस तरह से कॉलम बनता है। अच्छा एक बात बताओ, लाभ का शेष कौन सा शेष होता है बताइए जल्दी, विकलन की समाकलन? लाभ का शेष विकलन होता है, यही पढ़ा है आपको पिछले साल। लाभ का शेष क्या होता है, जल्दी बोलो, देखो जल्दी बोलो। क्या पढ़ाए थे तुम लोग पिछले साल? सभी व्यय और हानियां क्या होते हैं, विकलन, और सभी आय और लाभ सिखाए तो थे भैया। तो लाभ क्या होता है, लाभ का शेष समाकलन। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में साझेदारों को शुद्ध लाभ आया है तो शुद्ध लाभ की एंट्री कहाँ करोगे, समाकलन साइड। अच्छा तुम लोग विकलन इसलिए बोल रहे हो कि शुद्ध लाभ निकालते तो विकलन तरफ में आता था। अरे भाई वो शेष आता है उसको ट्रांसफर नहीं करोगे नीचे में, तो असली भी असली शेष तो वो है ना, ट्रांसफर करते थे, ठीक है। तो लाभ का शेष हमेशा क्या होता है, समाकलन। तो समाकलन साइड में लिखना शेष लाया गया, क्या, लाभ के केस में, लाभ के केस में लिखेंगे शेष लाया गया, क्या लिखोगे, लाभ, समाकलन साइड में। समझ में आ गया? और अगर उस व्यापार को हानि हुआ है तो उसकी एंट्री कहाँ शुरुआत करोगे, विकलन से, क्योंकि हानि का शेष क्या होता है, विकलन होता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, विकलन होता है हानि के केस में। क्लियर? उसको आप लोग क्या कर लोगे, लिख लोगे। क्लियर है? अब सुनो, ऐसा कोई भी लेन देन, लाभ हानि बना रहे हो ना, ऐसा कोई भी लेन देन अगर आपको आय हो रहा होगा, फर्म में क्या हो रहा होगा, आय, तो बच्चों उसकी एंट्री कहाँ करोगे, समाकलन में। और अगर व्यय हो रहा होगा तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, विकलन में। क्या मैंने बोला, अगर व्यय या फिर हानि हो रहा होगा तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, विकलन साइड में। और अगर आय या लाभ हो रहा होगा तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, समाकलन साइड में करोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूंजी पर ब्याज। क्या, पूंजी पर ब्याज। तो बताइए पूंजी पर ब्याज आपको करेक्टर में ढलना पड़ेगा। आप साझेदारों की फर्म हो, फर्म, तो पूंजी पर ब्याज आपके लिए आय है या व्यय है, व्यय है। पूंजी पर ब्याज क्या है, व्यय है। तो बोलो किस तरह एंट्री करनी चाहिए, विकलन में। तो विकलन में लिखना पूंजी पर ब्याज खाते से। क्या लिखोगे, पूंजी पर ब्याज खाते से, ऐसा लिख देना। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। मान लीजिए दो साझेदार है ए और बी, तो उनका नाम लिख के उनका पूंजी पर ब्याज निकाल के क्या कर देना, विकलन पक्ष में लिख देना। ठीक है। अब साझेदार व्यापार में काम करते हैं तो बदले में क्या दिया जाएगा, उसको सैलरी दिया जाएगा, वेतन वगैरह दिया जाएगा, पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो बोलो व्यापार के लिए आय है कि व्यय है, व्यय है। किस पक्ष में एंट्री होगी, विकलन में। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे साझेदारों को पारिश्रमिक। क्या लिखना, साझेदारों को पारिश्रमिक। अगर साझेदार को पारिश्रमिक दोगे तो उसकी भी एंट्री कहाँ करोगे, विकलन पक्ष में करोगे, साझेदारों के पारिश्रमिक खाते से। ठीक है। मान लीजिए ए और बी है और साल भर के हिसाब से लिखोगे ना, किसके हिसाब से, अगर महीने का दिया होगा तो साल में कन्वर्ट करोगे, साल का दिया होगा तो डायरेक्ट लिख दोगे। ठीक है, काम खत्म। अब अगर किसी प्रकार का अगर साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है, क्या दिया है, ऋण दिया है, तो बेटा उसमें ब्याज देंगे कि लेंगे, हम ब्याज देंगे उनको। क्या है हमारे लिए, व्यय। तो अगर साझेदार को ऋण पर ब्याज दोगे, किसको, साझेदार को अगर ऋण पर ब्याज दे रहे हो, अगर क्वेश्चन में रेट नहीं दिया है ब्याज का, परसेंट नहीं दिया है, तो कितना परसेंट लिया जाता है, 6% लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। ठीक है, दे देना। ए और बी जैसे अगर है तो उनको दे देना। ऑलराइट, ठीक। इसके अलावा कोई भी अन्य व्यय, अच्छा कोई भी पैसा कोष में हस्तांतरण कर रहे हो, क्या होता है जब साझेदारी फर्म बनती ना, तो साझेदार लोग को बहुत सारा कोष मेंटेन करते साझेदार, जैसे दान देना है या किसी प्रकार का व्यय करना है, तो साझेदार क्या करते हैं, कोष बना देते हैं। कोष मतलब एक फंड बना देते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें जमा करते रहते हैं, और जब खर्चा करने की बारी आती है ना, उसी फंड में से निकाल के क्या करते हैं वो लोग, खर्च करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं कोष। क्या बोलते हैं, कोष। तो अगर कोई राशि कोष में हस्तांतरण की जा रही है, भेजा जा रहा है, तो एक प्रकार से वही होगा वो भी। तो कोष में अगर हस्तांतरण होगा तो उसकी भी एंट्री क्या कर देना, विकलन में। कोष में हस्तांतरण, अगर कोष में हस्तांतरण किया जाएगा तो उसकी भी एंट्री कहाँ कर देना, विकलन में। इसके अलावा कोई भी अन्य व्यय अगर होगा, कोई भी खर्च होगा या हानि होगा, तो उसकी एंट्री बच्चों कहाँ करोगे, विकलन में। यानी मोटा मोटा आपको क्या हिसाब रखना है, पूंजी पर ब्याज याद रखना, साझेदार को पारिश्रमिक याद रखना, ऋण पर ब्याज याद रखना। ठीक है, बाकी ये तो एडिशनल है। क्लियर आप सभी को कि नहीं है? अब बारी आती है आय के बारे में। किसके बारे में, आय के बारे में। तो साझेदार में एक ही चीज आय है, वो है तुम्हारा आहरण पर ब्याज। क्या है, आहरण पर ब्याज। साझेदार के लिए हमारे लिए आय है कि व्यय है, आय है। तो उसकी एंट्री करना समाकलन साइड में। क्या लिखना, आहरण पर ब्याज खाता को। ठीक है, जो भी साझेदार उनका नाम लिखना ए और बी, और उनका अमाउंट क्या कर देना यहाँ पे लिख देना। क्लियर है आप सभी को कि नहीं आया? ठीक। तो ये है बेटा लाभ हानि नियोजन खाता। तो बोलो विकलन पक्ष में किसकी एंट्री करोगे, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को पारिश्रमिक और ऋण पर ब्याज, और कोष में हस्तांतरण की एंट्री करोगे। ठीक है। समाकलन साइड में क्या एंट्री करोगे, आहरण पर ब्याज की एंट्री करेंगे। ऑलराइट, कोई दिक्कत? तुमको पता है कि लाभ हानि नियोजन खाते में कुछ चीज़ों की एंट्री नहीं की जाती है। पता है किसकी किसकी? कभी भी याद रखना, इस चीज़ को नोट कर लो, कभी भी याद रखना, साझेदारों की पूंजी की एंट्री, आहरण की एंट्री, ऋण की एंट्री। ठीक है,
इन 3 चीज़ों की एंट्री कभी भी लाभ हानि नियोजन खाता में मत करना। हाँ, साझेदार के क्या लाभ हानि नियोजन खाता में बोल रहा हूँ, क्यों नहीं करेंगे भैया लाभ हानि नियोजन खाता में? क्योंकि सर पूंजी एक दायित्व होता है। पूंजी सर हम जानते हैं कि एक दायित्व है, ना तो वो आय है ना तो वह है, ठीक है। आहरण क्या है? एक तरह का आहरण जो है एक तरह का क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो कृत्रिम संपत्ति की तरह होता है आहरण। आहरण एक प्रकार से व्यक्तिगत खाता है, क्या है? व्यक्तिगत खाता है, वही एक प्रकार से कृत्रिम संपत्ति है, एक प्रकार से संपत्ति है वो, ठीक है। और ऋण क्या है? एक तरह का दायित्व है। और लाभ हानि नियोजन खाते में हम किसकी एंट्री करते हैं? सिर्फ और सिर्फ व्यय और आय की एंट्री करते हैं, हानि या लाभ की एंट्री करते हैं। यही कारण है कि पूंजी या फिर आहरण या फिर आप ऋण की एंट्री कभी भी यहाँ पर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? ठीक। लेकिन एक आहरण की एंट्री करने की आपको छूट है। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा माल का आहरण तो उसकी एंट्री कर देना समाकलन में। खाली आहरण दिया होगा तो मत करना एंट्री, खाली आहरण दिया होगा तो क्या करोगे? एंट्री नहीं करोगे। लेकिन माल का आहरण दिया रहेगा तो आपको क्रेडिट साइड करनी है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, माल का आहरण का क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? देखो समझाते हैं, याद करो। इसके लिए आपको थोड़ा सा ना फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, 11वीं में जाना पड़ेगा। याद करो, अगर कोई साझेदार माल का आहरण करता था तो उसका कोई मालिक माल का आहरण करता था तो उसका क्या समायोजन करते थे आप लोग? माल में कम करते थे। भाई माल का अगर आहरण करेगा तो माल क्या होगा? घटेगा। तो क्या करते थे? याद करो, क्रय में घटाया करते थे। याद आया? क्रय में क्या करते थे? यानी क्रय कहाँ लिखते थे? विकलन पक्ष में, व्यापारिक खाते विकलन में। क्रय में अपन क्या करते थे? जो माल कम हुआ उसको घटाया करते थे। सही बात है कि नहीं है? अब माल का आहरण तो माल कम हो रहा है ना, तो माल के आहरण को भी घटाना है। क्या यहाँ पे क्रय दिया है कहीं पर? सर क्रय तो दिया नहीं, तो कैसे घटाए? तो बेटा क्रय कहाँ लिखा जाता है? विकलन में। जब विकलन आइटम में कुछ घटाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप समाकलन में लिखते तो भी तो घट जाएगा, क्योंकि भाई विकलन समाकलन से घटता, समाकलन विकलन से घटता है। अगर मुझे पूंजी पर ब्याज में से कुछ चीज घटाना है तो मैं या तो डायरेक्ट घटाऊंगा, या अगर उस राशि को मैं समाकलन में लिख दूंगा तो भी तो घट जाएगा आपस में। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो क्रय मेरे पास है नहीं, क्रय में मैं घटाता, परंतु क्रय है क्या मेरे पास? मेरे को घटाना है तो मैं क्या करूंगा? उस चीज को अपोजिट साइड में लिख दूंगा, समाकलन में लिख दूंगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। समझ में आया? यही कारण है कि माल का आहरण को कहाँ लिखते हैं? समाकलन साइड में लिखते हैं। क्लियर है आप सभी को कि नहीं आया? अब जो बच्चे लोग 11 ठीक से नहीं पढ़े बेटा तो इसको दिमाग में बैठा लो, रट लो, अभी क्या करोगे? समझ आया फिलहाल? ठीक है, तो बस ये थोड़ा रेयर केस है, याद रखना। तो एक बार थोड़ा सा बोल दो क्या क्या चीज लिखेंगे एंट्री में। समाकलन साइड में एक ही चीज की एंट्री है बस, आहरण पर ब्याज। आहरण लिखाएगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसका? माल का आहरण। खाली आहरण बोलेगा मत लेना, माल का आहरण बोलेगा तो लेना, अदरवाइज मत लेना। बहुत रेयर, अगर आया तो आया, नहीं तो जनरली नहीं आता है। ठीक है, ओके और नॉट? ठीक है, अभी देखो इधर हो गया समाकलन साइड, तो समाकलन जोड़ना, विकलन क्या कर देना? घटा देना। ठीक, अब बच्चा क्या आएगा बताऊं? शेष आएगा। क्या आएगा? शेष आएगा। तो समाकलन ज्यादा है, विकलन कम है, तो क्या आया? लाभ आया कि नहीं आया? तो शेष किस पक्ष में आया? विकलन पक्ष में आया। जैसे शेष, तो यहाँ पे लिखना आधिक्य लाभ। क्या लिखोगे? आधिक्य लाभ लिखोगे, और उस आधिक्य लाभ को साझेदारों में क्या कर दोगे? बांट दोगे। लाभ आया ना तुम लोगों का, ये जो लाभ आया साझेदारों में क्या करोगे? वितरण करोगे। उनके लाभ हानि नियोजन खाते में क्या कर दोगे? वितरण कर दोगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग PSR बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनके लाभ हानि नियोजन खाते में क्या करेंगे? लाभ हानि अनुपात में क्या करेंगे? बांट देंगे। ठीक है, सीखेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आएगा। या शेष अगर समाकलन साइड में आ रहा है, अगर शेष इस तरफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ही बता दो। क्या आया? हानि आया। क्या आया? तो उसके सामने बेटा लिखना आधिक्य हानि। क्या लिखोगे? आधिक्य हानि लिखोगे, और दोनों साझेदारों में क्या कर दोगे? उस आधिक्य हानि को उनके PSR में क्या कर दोगे? बांट दोगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एकदम आसान है कि नहीं है? इतना कर दो, आराम से 5 नंबर आपके जेब में। क्लियर है? तो समझ